अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ अली मुमताज़। नाज़रीन, बच्चों की तरबियत वालिदैन की जिम्मेदारी होती है और साथ में वालिदैन का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चों को ज़रूर बताएं कि उनके लिए सही और गलत क्या है। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि अगर कहीं बच्चों से कोई गलती हो जाए तो उनको उनकी की गई गलती पर मारपीट करके नहीं बल्कि प्यार से समझाएं। आज के प्रोग्राम में हम एक ऐसी ही अफसोसनाक वाक़े की तफसील आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं, जहाँ पर एक संगदिल बाप ने सिर्फ रोटी उसके मुताबिक ना बनाने पर अपनी 11 साला बेटी अनीका पर इतना तशद्दुद किया कि उसकी जान ले ली। आखिर इस संगदिल बाप ने ये सब क्यों किया, ये जानने के लिए हम सबसे पहले मुतलका थाने चलते हैं और चलकर वहाँ पर इन तमाम सवालात के जवाबात हासिल करते हैं इस संगदिल बाप से। नाज़रीन, हम मौजूद हैं मुतलका थाने में, जहाँ पर वो शख्स गिरफ्तार हो चुका है कि जिसने अपनी बेटी पर तशद्दुद किया और तशद्दुद के नतीजे में उसकी बेटी ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठी। इस बाप से बात करने से पहले उसके बेटे से हम बात करेंगे, यानी कि मकतूल अनीका के भाई से, जो उस वक्त घर में मौजूद था और उसके सामने उसकी बहन पर तशद्दुद हो रहा था और फिर अपने बाप के हमरा मोटरसाइकिल पे अपनी बहन की डेड बॉडी को, मुर्दा बहन को जाकर एक मुर्दा खाने के बाहर छोड़ कर आया। इसकी तफसील जानते हुए सबसे पहले इसी से बात करते हैं और पूछते हैं, नाम क्या है तुम्हारा? अबू ज़र। कितने साल के हो? मुझे बताओ कि घर पे तुम्हारे अलावा तुम्हारा एक और भाई है, एक और बहन भी है, तुमसे छोटी है, और जो बहन जिसकी डेथ हुई है, जिसको कत्ल किया गया, वो भी तुमसे छोटी थी। उसकी उम्र तकरीबन कितनी थी? 12 साल। नाम क्या था? अनीका। अनीका। तो बहन के साथ वालिद के ताल्लुकात कैसे थे? ताल्लुकात तो सही थे, लेकिन उन्होंने बस गुस्से में किया जो भी किया। तुम्हें भी तुम्हारे वालिद मारते थे? किस तरह से मारते थे? काफ़ी दफ़ा मारा उन्होंने। थप्पड़ मारते थे, कुछ चीज़ उठा के मारते थे, क्या करते थे? चीज़ों से डंडा पकड़ लेते थे। तो बस उन ज़्यादा मारते थे। मैं 1-2 दफ़ा मैं भी घर से भाग गया था उनकी, इस वजह से 2 दफ़ा भागा था। और जो दूसरा भाई है, बहन है, उसको भी इसी तरह से मारते थे? नहीं, छोटे भाई को नहीं मारते, वो दूसरी सिस्टर को मारते हैं। छोटे भाई को क्यों नहीं मारते? वो हिफ्स कर रहा है उसको, नहीं हम बचा लेते हैं उसको जिस तरह भी है, वो खुद भी नहीं उसे कुछ कहते। तुम्हारी वालदा जो है वो नाराज़ होकर अपने घर गई हुई थी गुज़श्ता कई माह से? नाराज़ नहीं होकर गई हुई थी, बस अब्बू ने निकाला था। निकाल दिया था? क्यों निकाल दिया था? वो बस झगड़े उनके थे आपस में। झगड़े किस वजह से होते थे? किस तरह के झगड़े होते थे? छोटी छोटी बातों के ऊपर। ज़्यादातर वो बस के अम्मी हमारी बातें नहीं अब्बू को बताते थे, तो अब्बू कहते थे कि मुझे बताया करो हर बात का। तो बस उसी बात के ऊपर वो खींच के बात को लंबा कर दिया, बजाय उसको ख़त्म करने का। वालदा को जब मारते थे तो कितना क्या ज़्यादा तशद्दुद करते थे कि इस हद तक हो कि वालदा ज़ख्मी हुई हो? वो 2 दफ़ा उनकी उंगलियाँ भी टूट गई थी, 2 सर भी फटा 2-3 दफ़ा। तो इस्लामपुर थाने में हम पहले इस्लामपुर रहते थे, वहाँ पे भी 2 दफ़ा अम्मी ने रिपोर्ट करवाई थी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। तो कमाते किस तरह थे, क्या करते थे? हमारा इलेक्ट्रिक का काम है, इधर इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक पार्ट का मिस्त्री शामिल। तो इससे पहले मुल्क से बाहर भी कहीं रहे हैं? हाँ जी, 5 साल। कहाँ रहे? जर्मनी गए थे, काफ़ी मुल्क फिर के आए थे। तो 5 साल के बाद वापस पाकिस्तान लौटे थे, 5 साल वहीं पर रहे। और वहाँ जब थे, वहाँ से भी पैसे भेजा करते थे? नहीं, इधर हमारी शॉप थी, वो मामू को दे गए थे, तो सर्कल में से चलता, वो मामू ने सारी यानी कि बेच दी थी। बेच दी थी? उसी का उन्होंने ज़्यादा सदमा लिया था उसको। अच्छा, जो मामू ने दुकान बेच दी थी, तो दुकान बेचने के बाद क्या उसके बाद वालदा के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए या पहले से ही ऐसे थे? नहीं, बाद में। पहले बिल्कुल ठीक थे? घर में लड़ाइयाँ इस बात पे होती हैं कि तुम्हारे वो बैठे बैठे कहते हैं नहीं तेरे भाई ने मेरे साथ इस तरह कर दिया, तुम्हारे भाइयों ने इस तरह कर दिया मेरे साथ। बच्चों से भी झगड़े वापस आने पर हुए? पहले कभी नहीं होता था झगड़ा? नहीं, पहले कभी मार कुटाई नहीं होती थी? पहले अम्मी के साथ ही होते थे। जब से अब हम बड़े हुए हैं, हम देखते हैं कि वो नाजायज़ कर रहे हैं तो हम बीचने पड़ते हैं। रोकते थे उन्हें? हाँ, तो रोकने के नतीजे में क्या होता था? हमें भी मार पड़ते थे वो, इसीलिए हमारे भी यानी कि हमारे भी उनके भी जहन में बैठ गया कि बच्चे सही नहीं है। अब मुझे बताओ कि वालिद तशद्दुद तो पहले भी करते थे, लेकिन इस दफ़ा ऐसा क्या हो गया कि जिस पर इतना तशद्दुद किया कि अपनी बेटी को ही मार दिया? बस वो छोटी थी, उन्होंने बस ये नहीं हिसाब रखा कि अब वो हमें मारते थे ना, हमें इस तरह की मार पड़ती रही है काफ़ी दफ़ा। उन्होंने उसको भी उसी हिसाब में रखा कि शायद इसको भी उतना मारूंगा तो ये नहीं कुछ होगा,
ये बताओ कि इससे पहले भी तो जब कह रहे हो कि घर में बाकी बहन भाइयों को मारते थे तो डंडे से मारते थे, तो बहन को भी पहले इससे कभी मारा, डंडे से मारा हो, ज़्यादा तशद्दुद किया हो? नहीं, ये कुछ अरसे से करना शुरू किया था जब से अम्मी गई है। तुम्हारे वालिद जब उस दिन घर वापस आए तो किस वक्त आए? 7 बजे आए थे दुकान से। बहन घर पे थी? हाँ जी, सब घर पे थे। मैं आया हूँ तकरीबन 8 बजे। 8 बजे आए वापस? तो मैं आया हूँ तो बस बोल रहे थे, मैंने कहा रोज़ का काम है इनका, मामूल का। हाँ। मैंने कहा तवज्जो नहीं दी। किस बात पे बोल रहे थे? मैंने तवज्जो नहीं दी क्योंकि रोज़ का हर वक्त का मसला मसाइल है। तो फिर मैं अंदर, मेरे सर में तबीयत दर्द हो रही थी, मैं तबीयत नहीं ठीक थी मेरी, मैं जाके लेट गया था। तो फिर आधे घंटे बाद आए कि तू क्या आके सो गया, चल बाहर आ। फिर मैं बाहर गया हूँ तो वो कहते कि जी ये मेरे से बदतमीज़ी कर रही है अनीका। हाँ जी, उसको ना कान पकड़ा के दीवार की तरफ मुँह किया हुआ था। कहते मेरे से बदतमीज़ी कर रही है और मैं सवाल कर रहा हूँ, जवाब नहीं दे रही। तो ये डंडा पकड़ और मार इसको। तो मैंने उसको अब्बू की बात मानी, मैंने कहा तू जवाब क्यों नहीं दे रही अब्बू को? जुबानी सिर्फ कहा बहन को कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो, या डंडा पकड़ लिया? डंडा पकड़ लिया था मैंने, उसको मैंने इशारा किया कि मैं मारूंगा, आप जवाब दो। तो उसने जवाब नहीं दिया। तो अब्बू कह रहे मार इसको। तो मैंने उसको कहा हाथ आगे कर, उसने हाथ आगे किया, मैंने एक डंडा मारा। अब्बू कह रहे 2-3 और मार। तो मैंने मारे 2-3 और अब्बू के कहने पे। फिर उसके बाद अब्बू ने कहा कि तू छोड़ दे, तेरे से कुछ नहीं होगा, मैं खुद ही संभाल लूँगा अपने मसले, चल तू जाके सो जा अंदर। तो उसके बाद मैं सो गया हूँ तो पीछे कहीं अब्बू ने उसको मारा। तो बड़ी सिस्टर भी पड़ी है बीच में, तो अब्बू ने उसको भी मारा, फिर उसके भी हाथ पे चोट लग गई थी। लेकिन ये जो सब शुरू हुआ, जो बदतमीजी की भी बात की वालिद ने, ये किस वजह से हुई थी? कोई खाना बनाने की भी बात थी? मैंने उनसे पूछा था ना, मैंने कहा कि इसने किया क्या है? तो वो कह रहे कोई एक गलती की हो तो तुम्हें बताऊँ ना मैं। अच्छा, कोई एक तुम सब एक जैसे हो। उन्होंने मुझे कहा कि बजाय ये कहने के कि मैं इससे भी पूछता हूँ, तो आगे से मेरे से सवाल जवाब कर रहा। लेकिन ये क्या बात दुरुस्त है कि रोटी बनाई थी और रोटी सही नहीं बनाई? मेरा ख्याल से यही बात है, रोटी सही नहीं बनाई थी, जली हुई थी रोटी। कुछ इसी तरह की बात थी, क्योंकि मैंने आपको बताया मैं उस टाइम घर पे नहीं था। घर में खाना कौन बनाता था? बड़ी सिस्टर। बड़ी सिस्टर। तो वो जो रोटी सही नहीं बनी थी, वो बड़ी बहन ने सही नहीं बनाई थी या छोटी ने? बड़ी ने सही नहीं बनाई थी और कह दिया था कि छोटी ने सही नहीं बनाई। तो ये पास खड़ी हुई थी। तो अब्बू ने ना इसको कहा कि इससे पूछो इसने क्यों नहीं सही बनाई। छोटी को ये कहा? छोटी को कहा। तो इसने कहा मैं कोई नहीं पूछ रही। तो बस उन्होंने इसकी तरफ हो गए। तो तूने मुझे जवाब दिया। गुस्सा पहले इस बात पर आया कि बड़ी बहन ने, जो आपसे छोटी है, 15 साल उसकी उम्र है, हाँ जी, उसने रोटी सही नहीं बनाई थी। इस बात पर गुस्सा आया और फिर छोटी बहन को, अनीका को कहा कि तुम पूछो कि क्यों नहीं सही से रोटी बनाई। वो खाना खा रहे थे उस टाइम, उस वक्त खाना खा रहे थे। तो उसने कहा मैं नहीं पूछती। ये वो बहस थी जिस पर उन्होंने कहा कि मुझसे बदतमीजी कर रही है और जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब देने के बजाय बहस कर रही है आगे से। अच्छा, फिर रात को सो गए? हाँ जी, फिर मैं सो गया था। तो उसके बाद कहीं अब्बू ने मारा उसको, तो बड़ी सिस्टर भेजने पड़ी, उसको भी उन्होंने मारा। तो वो कहते कि 11 बजे ना इसको ये उठी है, तो इसने कपड़े वगैरह अपना खुद ही चेंज किए हैं। और अब्बू ने इसके दवाई लगाई थी टांग के ऊपर, इसको अनीका टांग पे चोट लगी हुई थी। ये चोट जो थी ये वो अब्बू के मारने से लगी थी? हाँ जी, ठीक है। तो उसकी टांग के ऊपर अब्बू ने अपना दवाई लगाई उसके ऊपर, और फिर उसके बाद इसको अपना जिस्म दर्द की गोली दी, दूध लाया और साथ उसको कुछ सुला दिया था उन्होंने। तो वो जाके ना एसी में सो गई थी, जिस समय ज़ाहिर है चोट लगी हुई थी, और वो एसी में सो गई। 11 बजे तकरीबन छोटा भाई मेरा ना वॉशरूम के लिए उठा था, तो उसने अब्बू को उठाया। तो उन्होंने देखा जब लाइट जलाई ना कमरे की, तो उसकी डेथ हो गई थी उस टाइम। आंखें भी खुली हुई थी, मुंह भी खुला हुआ था उसका। ये छोटे भाई ने देखा? हाँ जी, उसने डर के फिर अब्बू को उठाया कि वो निका कुछ बोल ही नहीं रही। मैंने उसे 2-3 दफ़ा ही लाया, वो नहीं बात कर रही मेरे से, वो रोने लग गया था। तो फिर अब्बू तकरीबन 1:30-1:45-2 बजे मुझे उठाने के लिए आए। फिर उन्होंने बताया कि वो तो इस तरह हो। लेकिन भाई ने, छोटे भाई ने क्या बताया कि जब छोटे भाई ने जाके तुम्हारे वालिद को बताया कि अनीका इस तरह से उसकी डेथ होगी और आंखें भी उसकी खुली हुई हैं, तो उनका रद्द अमल क्या था? आगे से रिएक्ट किस तरह किया उन्होंने? गुमसुम हो गए थे, खामोश थे। लेकिन ये वही जो तशद्दुद किया था, जो मारा था बदतमीजी करने पर, ये उसी के नतीजे में था हो सकता है। और चूंकि तुम सो गए थे तो इसलिए तुम्हें ये नहीं पता कि उसके बाद फिर कितना मारा।
हाँ जी। क्या ये दुरुस्त है कि लेकिन मैंने जब उसको देखा उसे काफ़ी मार पड़ी थी। काफ़ी मार पड़ी थी? कहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी? कहीं से? टांग में से। टांग से ब्लीडिंग हो रही थी? कहीं सर पे भी चोट लगी हुई थी? सर पे भी लगी थी चोट। सर से भी ब्लीडिंग हो रही थी? हाँ जी। और उसके अलावा कहीं और हाथ सर पे इस जगह पे चोट लगी हुई थी उसके। और वहाँ से खून बह रहा था? हाँ जी। ज़्यादा खून बह रहा था? नहीं नहीं, बस ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही था। तो मैं जब कमरे में आया था ना, जब मैंने देखा उसको तो बड़ा हमने कोशिश की, उसको बड़ी सिस्टर ने मुंह से सांस भी दिया उसको, लेकिन वो हिल ही नहीं रही थी। तो आप सबकी उस वक्त अपने वालिद को आपने कुछ कहा कि ये क्या कर दिया है, क्यों किया है, क्या ज़रूरत थी? मैंने तो वो आगे से कहते कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो नहीं ना पता था कि इस तरह हो जाएगा, आगे मैंने तुम्हें भी कितनी दफ़ा मारा। ये क्या दुरुस्त है कि जिस्म में कहीं कील भी लगाए गए थे? नहीं, कुछ ऐसा नहीं था। वो डंडे से मारा था तो उसकी वजह से निशान पड़े हुए थे, वो दब गई थी अंदर से जगह। कील इस्तेमाल नहीं किए थे? कुछ भी नहीं, सिर्फ तो कहाँ से? कमर पे थे निशान या टांग पे थे, लेकिन कील नहीं थे? तो जो डंडा इस्तेमाल किया था, कि ऐसा तो नहीं है कि उसके आगे कील लगा हुआ? नहीं, वो या नोकीला वो मिर्चों वाला डंडा होता है ना, इससे वो था, जिससे मिर्चें कूटते हैं, वो मारते रहे टांग पे? हाँ जी। तो डंडा तो वो एक बिल्कुल ऐसा होता है कि जिसपे अगर किसी के जिस्म पे जोर से मारा जाए तो निशान भी पड़ सकता है, अगर कहीं कोई हड्डी पे मारा जाए तो हड्डी भी टूट सकती है, सर पे मारा जाए तो सर भी फट सकता है। तो अगर उससे मार रहे थे तो उससे तो फिर ये नतीजा होना ही था कि जिस तरह से उस पर नहीं, हमें भी आगे पड़ी है उससे, लेकिन इतनी तो नहीं मारे, और इतना नहीं मारा। पहले उससे बाकी बहन भाइयों को भी उसी से मारते रहे? आगे पड़ी है, मुझे भी 2 दफ़ा पड़ी है उससे। ये बताओ कि जब तुम्हारी बहन पर इतना तशद्दुद हुआ तो बहन भाइयों में से किसी ने ये नहीं कहा कि फौरी तौर पर इसको अस्पताल लेकर जाया जाए? कहा था, लेकिन उस टाइम उसकी डेथ हो गई भी थी। हमने अपनी तसल्ली पूरी की थी, उसके ऊपर काफ़ी देर हम लगे रहे थे, लेकिन वो नहीं हिल नहीं रही थी, बात ही कोई नहीं कर रही थी। फिर उसके बाद क्या फैसला हुआ? उसके बाद अब्बू मुझे साइड पे लेके गए, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर ये यहाँ पे इसको पुलिस ने देख लिया ना तो वो मुझे अंदर कर देंगे पुलिस वाले, तो तुम सब रुल जाओगे, यानी कि तुम्हारे सर पे हाथ रखने वाला नहीं होगा। अच्छा, तो तुम्हें ये कहा कि जी तुम सब जो है रुल जाओगे और मैंने ये जो किया ये जानबूझकर नहीं किया, तो फिर तुमसे क्या उस वक्त तवक्को लगा दी तुम्हारे बाप ने? उन्होंने कहा कि फिर इसको कहीं हम जाके छोड़ आते हैं, लेकिन ऐसी जगह छोड़ेंगे जहाँ पे इसे हमें कल तक मिल जाए। तो फिर मैंने अब्बू से कहा कि उन्होंने जब छोटे बहन भाइयों की बात की तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर अब्बू ने कहा चलो मोटरसाइकिल निकालो, फिर अब्बू ने मोटरसाइकिल पे उसको बिठाया पीछे, और फिर हम उसको मुर्दा खाना के बाहर बिठाए थे। तुम भी और तुम्हारे वालिद दोनों इकट्ठे थे? मोटरसाइकिल कौन चला रहा था? मैं। मोटरसाइकिल चला रहे थे तुम, और बीच में सिस्टर को बिठाया हुआ था, और पीछे तुम्हारा बाप था? हाँ जी। यानी कि तुम अपने वालिद के साथ अपनी मुर्दा बहन को मुर्दा खाने तक छोड़ कर आए और वहाँ जाके बाहर ही फेंका? गेट के आगे बिठाए थे उसको। गेट के आगे बिठाए? तो उसको रात के बाद किसी ने नहीं देखा, और फिर फौरी तौर पर आकर तुम्हारे बाप ने FIR दर्ज कराई? नहीं, अगले दिन करवाई थी। अगले दिन करवाई? और ये मशवरा किसका था कि जी अगवा की FIR दर्ज करा दो? और ये क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारा बाप जो है वो FIR जाके दर्ज करवाएगा और वो अगवा की दर्ज करवाएगा ताकि किसी को शक ना हो? हाँ जी। तुम्हें पहले बता दिया था? हाँ जी। और साथ में खामोश रहने को कहा? हाँ जी। उन्होंने कहा था कि हमारा एक नुकसान हो गया, लेकिन वो हमने कोई अपनी रजामंदी से थोड़ी किया है, जो अल्लाह ताला को मंजूर था वो हुआ, लेकिन मैं कोई जान के नहीं मैंने किया इसको। अब एक नुकसान तुम्हारा हो गया, अब मैं भी चला जाऊँगा, तो फिर तो अगर तुम्हारी बहन को इस तरह से तुम्हारे बाप ने मार दिया, तुम्हारी आंखों के सामने तशद्दुद शुरू किया, फिर तुम सो गए, लेकिन ये मामला पहली बार नहीं, इससे पहले भी हो चुका था, तुम्हें भी मारा जिसकी वजह से तुम भी 2 मरतबा घर छोड़ के जा चुके हो, दूसरी बहन को भी मारा, छोटा जो भाई था उसको कुछ नहीं कहते थे, तो तुम तीनों पर कभी ना कभी किसी न किसी वक्त जो है वो तशद्दुद होता रहता था। तुमने किस तरह से बर्दाश्त कर लिया? और ये तो बहुत बड़ा सदमा है भाई के लिए कि वो अपने बाप के साथ मोटरसाइकिल पे अपनी मुर्दा बहन को बिठाकर कहीं पर किसी मुर्दा खाने के बाहर छोड़ने के लिए जा रहा है। बस उन्होंने कहा कि छोटे बहन भाइयों का सवाल है, मेरे भी जहन में यही बात थी कि अब्बू पास होंगे तो उनको मैं समझा लूँगा कि आइंदा के बाद इस तरह का काम कोई नहीं करना आपने। तो तुम्हें तुम्हारी बहन की मौत का कोई फ़र्क नहीं पड़ा? पड़ा क्यों नहीं पड़ा, लेकिन छोटे बहन भाई दूसरे भी तो हैं, मैंने सिर्फ उन्हीं के ऊपर देखा कि अब एक तो मौत हो गई है, अब बाकी जिंदा होके भी मरे हुए रहें, तो उससे बेहतर यही है कि कोई अच्छा फ़ैसला लिया जाए। नाज़रीन, हमने बात की इस लड़के से जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल है, और
इसकी बहन को इसके बाप ने तशद्दुद कर करके, एक मामूली सी गलती थी, वो भी बड़ी बहन की गलती थी, छोटी बहन ने सिर्फ हुक्म नहीं माना और आगे से जवाब दिया बाप को, जिस पर बाप आग बगोला हो गया और गुस्से से बेकाबू होते हुए तशद्दुद शुरू कर दिया और इतना तशद्दुद किया कि अपनी ही बेटी की, अपनी मासूम फूल की मानंद बेटी की जान ले ली। अब हम आगे बढ़ते हैं और बढ़कर इस लड़के के बाप से बात करते हैं जो गिरफ्तार हो चुका है, जो मरकज़ी मुल्ज़िम है जिसने अपनी बेटी को कत्ल किया। उससे जानते हैं कि सब आखिर करने की वजह क्या है। मैं आपको आज आप ये बातें जो है ना वो मेरी बात सुन लें। और अगर पुलिस को मिल जाएगी तो पुलिस की तरफ से फिर एफआईआर दर्ज की जाएगी। मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अब आप नाज़रीन, हमारी गिरफ्तार मुल्ज़िम अबू ज़र से बात हुई, जो बेटा है मरकज़ी मुल्ज़िम खालिद का, जिसने अपनी बेटी को तशद्दुद करके कत्ल किया। अब हमारे साथ खालिद मौजूद है, इससे हम बात करते हैं। खालिद, बेटी यकीनन सभी को बहुत प्यारी होती है और फूल की मानंद ये बेटियां हर किसी को, बिलखुसूस बाप को बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं। तो तुमने अपनी बेटी को ही कत्ल कर दिया और जब से ये वाक़या मंजर आम पर आया, बहुत से लोगों का ये कहना है कि या तो ये शख्स जिसने इतनी इंतहा पे जाकर ये कदम उठाया है, या तो ये बेवकूफ़ है या पागल है। तो तुम बेवकूफ़ हो या पागल हो? नहीं, देखिए, बाप तो बाप ही होता है और बाप की कोशिश ये होती है कि बच्चों को, बेटा हो या बेटी, दोनों को इक्वल रखे। और अक्सरियत आपको घरों में यही नज़र आएगा कि बेटियों को कम तरजीह दी जाती है और बेटों को ज़्यादा। लेकिन बाखुदा मेरी नज़र में दोनों एक हैं और मैंने कभी भी किसी में कोई फ़र्क नहीं समझा। लेकिन मुझे कोई अगर किसी चीज़ में मकसद कहने का है कि कोई चीज़ मकसद मेरी समझ में नहीं आती तो मैं अपने बच्चों से भी डिस्कस कर लेता हूँ कि भाई मकसद मुझे क्या करना चाहिए। फिर इन चीज़ों में रह कर फिर इसके साथ साथ देखें बीवी का भी एक किरदार है। तो अब अगर मैं अपना रिस्क कमा कर लाता हूँ बच्चों के लिए शाम को घर, तो बीवी का किरदार ये होता है कि बच्चों की अच्छी तरबियत और अच्छी नशोनुमा करे। उनमें आप कह सकते हैं कि अच्छी तालीम दे, उनको साफ़ सुथरा रखे, फिर उनके इल्म की तरफ ख़ास तवज्जो दे और सच बोलने की तरगीब दे। बीवी से ताल्लुक, बेटे से भी मेरी बात हुई आपके, तो बेटे का ये कहना है कि आप अपनी बीवी पे भी तशद्दुद करते थे, मारपीट करते थे। तो क्या ये दुरुस्त है कि अपनी बीवी के साथ भी कोई ताल्लुक ठीक नहीं था? देखें, तशद्दुद, मारपीट, ये तो मकसद कहने का कि बीवी की आपकी एक दफ़ा, बल्कि 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि उंगली टूट गई। मुझे नहीं पता इस चीज़ का, क्योंकि बेटा ये कह रहा था कि उसकी माँ की उंगली टूटी और फिर नाराज़ होकर 4 माह से घर गई हुई थी, लेकिन बच्चों का राब्ता था। बल्कि बेटे का ख़ास तौर पे वो कह रहा था कि मेरा राब्ता था, मैं छुप के बताए बगैर मिल भी लिया करता था। बाखुदा, बहरहाल मेरे ज़हन के मुताबिक जो लास्ट टाइम जब गई थी बीवी मेरी, तो मैंने उसे उंगली टूटने तो बड़ी दूर की बात, बाखुदा कह रहा हूँ कि मैंने उसे उंगली भी नहीं, मैंने कहा जी अब आप चली जाओ, और वो खुद ही चली गई थी। और उसके बाद मेरा कोई राब्ता नहीं था। फिर अब ये वाक़या हुआ है, तो इसमें मकसद कहने का है कि वो फिर वापस आ गई थी। तो मुझे बहन भाइयों ने सब ने कहा कि यार छोड़ो उस चीज़ को, जैसे भी हो गया। तो देखें, अगर बाप ने ही कमा कर लाना है और बच्चों की तरबियत, देखें इल्म और तरबियत 2 चीज़ें। खाली इल्म मेरे नज़रिए के मुताबिक 10% काम करता है। बच्चों में सबसे ज़्यादा किससे प्यार था? बच्चों में बाखुदा मैं आपको जानवन बताऊं तो मुझे ये छोटे बच्चों से ही ज़्यादा प्यार था, असद और अनीका से और असद से। अनीका सबसे छोटी बेटी थी जी, सबसे। तो अगर इतना प्यार था अनीका से, तो अनीका के साथ फिर ये सब करने की कैसे ज़रूरत पेश आई उस रात? बस असल में बड़ी बेटी की गलती थी, उसने रोटी सही नहीं बनाई थी। बस वो असल में देखें, वही मैंने आपको बताया कि थक जब इंसान जाता है तो वो फिर घर जाता है, तो वो किसी टाइम वो बस मेरे से वो समझ लें कि गैर दानिस्ता तौर पर वो मकसद कहने का है कि हादसाती तौर पर ऐसा एक वो हुआ हो गया। लेकिन एक बाप अपनी बेटी को कैसे मार सकता है? और वो लम्हा कि जब आपने अपनी आंखों के सामने अपनी वो बेटी की जिससे आपको इतना प्यार था, अपनी आंखों के सामने में उसको मुर्दा हालत में देखा। असल में मैं आपको बताता हूँ कि वो कुछ ऐसे कुछ हो गया कि मैं कुछ ना काफ़ी अरसे से उसको कह रहा था, इनको आपस में ना कि यार कोई बात हो तो वाज़ेह तौर पर मुझे बताया, तो झूठ ना बोला। तो
हमारे साथ मौजूद हैं इस केस के तफ्तीशी रहमत साहब, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। रहमत साहब, सबसे पहले तो आप और आपकी टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और ये बात मैं बावाज़ बुलंद कहने को तैयार हूँ। उसकी वजह यह है कि ये एक ऐसा केस था कि जिसको उलझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। बिल्कुल। ये शख्स जो गिरफ्तार मुलजिम खालिद है, इसने पहले आपके पास ही FIR दर्ज करवाई अपनी बेटी की गुमशुदगी की, और फिर उसके बाद अपनी बेटी को, बल्कि उससे पहले ही अपनी बेटी की लाश कहीं और रखाया था, और उसने ये सोचा कि जी ये बेटी की गुमशुदगी की FIR दर्ज हो जाएगी, मैं इसमें से बरी हो जाऊंगा, निकल जाऊंगा, और किसी को मुझ पर शक ही नहीं होगा कि एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा जुल्म कैसे कर सकता है, और अगर उसने किया होता तो वो आके FIR ही क्यों दर्ज करवा रहा होता। तो आप इस केस का जो असल इसका जो नतीजा था उस तक कैसे पहुँचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल भाई ये 13/9 का सुबह का वाक़या है कि ये एक नाश जो है ना डेड हाउस के बाहर पड़ी हुई नारकली पुलिस को मिली, और वहाँ उन्होंने 302 का पर्चा दर्ज किया और पुलिस ही उसकी मुद्दई बनी, क्योंकि उस वक्त तक कोई इल्म नहीं था कि ये मरने वाली बच्ची कौन है, क्या उसका नाम है, कहाँ के रहने वाली है और किसने इसको मारा है, सब कुछ नामालूम था। उसी शाम 13 की शाम कोई ये खालिद महमूद जो है ना, ये इसने एक एप्लीकेशन थाना शादबाग में दी आके शाम के टाइम पे कि 11 तारीख 11/9 को 3-4 बजे हमारी बच्ची अनीका खालिद जिसकी उम्र 12 साल है कोई चीज़ लेने के लिए घर से निकली है, उसके बाद उसको किसी नामालूम ने अगवा कर लिया और आज तक वापस नहीं आया। ठीक है। तो हमारे पास उसका दर्जा अपने मुकदमा जो था ना अगवा का दर्ज हो गया, जिसकी तफ्तीश फिर मेरे सुपुर्द हुई। नेक्स्ट डेट पे नारकली पुलिस ने जो बच्ची की तस्वीरें ली थी, उस वक्त नामालूम थी, अखबार में उसकी शादी की तस्वीरें लगी, तो इन लोगों ने तस्वीरों को देखा, चूँकि इनको इल्म तो पहले ही होगा, पहले से मालूम था, लेकिन उन्हें फिर मौके पे आके उससे एक पूरा तसलसल के साथ शनाख्त किया कि जी हमारी बेटी है, इसका नाम ये है अनीका खालिद, ये शादबाग से अगवा हुई। तो फिर हमें भी इतला दी गई, तो मैं भी मौके पे पहुंचा। नारकली में पर्चा पहले दर्ज हो चुका था, इन लोगों से मिले, उसके बाद हमने डेड बॉडी खुद जाके देखी डेड हाउस में जाके, तो बच्ची को काफ़ी चोटें लगी थी, उसका जिस्म पे काफ़ी नीले निशान थे, उसकी बॉडी पे ज़ख़म भी थे, सर पे भी ज़ख़म था, टांगों पे भी ज़ख़म थे, सोजिश भी उसको थी। जैसे ये मालूम हो रहा था कि लाजमन इसके जिस्म से जो चोटें खून भी निकला होगा, लेकिन कपड़े बिल्कुल उसके बड़े साफ़ थे, कोई उसके खून का कतरा नहीं था, कोई किसी जगह से कोई फटी हुई कमीज़ नहीं थी, और लड़की को भी जो बच्ची थी उसका ना बिल्कुल बापर्दा तरीके से उसको चेहरे को मुनासिब तरीके से डांप के रखा हुआ था। फिर इसके बाद से हमारी मुलाकात, वो पोस्टमार्टम तो हमने फिर हमारी जिम्मेदारी बन गई, हमारा केस था, हमारा ट्रेस, अब लड़की इस मुकदमे की शनाख्त हो गई, तो फिर पोस्टमार्टम की कार्रवाई हमने सब मुकम्मल की। लेडी डॉक्टर थी, उसको हमने एप्लीकेशन सबमिट की कि इसमें देखें कि बच्ची के साथ को किसी किस्म की ज्यादती तो नहीं है। तो पोस्टमार्टम के बाद लेडी डॉक्टर से हमारी डिस्कस हुई, उसने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है इसके साथ, लेकिन ये तशद्दुद की वजह से कत्ल हुई है। तो फिर वहाँ पे हमें समझ आई, लेडी डॉक्टर का मैंने डिस्कस भी की, तो वहाँ से पता चला कि ये कपड़े जो बच्ची ने पहने हुए हैं ये तशद्दुद करने के बाद इसको चेंज करवाए गए। ठीक है। तो जिस तरीके से वो रखी गई थी, कपड़े थे, हमें कुछ डाउट था, लेकिन उस मौके की मुनासिबत से लोगों का हजूम था, रिश्तेदार थे, कोई रो रहा था, कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो कफन दफन करने के बाद फिर हम नेक्स्ट डे अपने जहाँ पे मौका था वहाँ पे लोगों को, इर्द गिर्द के महल्ले के लोगों को इंटरोगेट किया, हम सायों को मिले, महल्ले की औरतों को कुछ इंटरोगेशन की, उन्होंने फिर बताया कि इसने अपनी बड़ी बच्ची जो है उस पर भी कुछ टार्चर किया हुआ, आप उनसे मिले। अच्छा, ये मोहल्लेदारों ने बताया? महल्लेदार जो औरतें वहाँ पे गई थी उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी। जो दुकानदार था जिसमें जहाँ पे जो बता रहे थे कि चीज़ लेने के लिए गई है, वो वैसे जुमे का दिन था, वो कहता मेरी दुकान जुमे के दिन बंद थी, मैं तो खोली हुई नहीं थी दुकान। फिर उस वक्त ये अबू ज़र जो उसका बेटा है, ये खालिद जो उसका बाप है, ये भी घर में थे, और उसकी माँ जो 4 माह से नाराज़ होकर अपने वालिदैन के पास रह रही थी, वो भी आ गई थी।
तो पहले तो ये कह रहा था कि जी बेटी को बाद में मिल लेना, बेटी को अभी हम परेशान हैं ना मिले, लेकिन मैंने थोड़ा सा उसको कहा हमारी बेटी है अभी आप जरा मिलवा दें, हम वो घर में थी, उनके शायद कोई इन्फॉर्मेशन मिले। बहरहाल वो ले आए, एक साइड पे बाप बैठ गया, माँ बैठ गई, भाई भी था, तो उसके सामने बच्ची बड़ी सहमी हुई थी। वो खुल के कोई बात करना मुनासिब नहीं समझ रही थी कि शायद फिर मेरे साथ कोई सख्ती ना हो। उसकी आंखों पे भी कुछ ना थोड़ा सा नीले निशान लगे और नज़र आए, बाकी उसने बापर्दा बैठी हुई थी। तो मैंने फिर उसको सवाल किया कि बेटे आपकी आंखों पे क्या हुआ, ये चोट लगी है कोई? उसने कहा जी मैं भाई के साथ मोटरसाइकिल पे जा रही तो गिर गई। अच्छा। मैं बेटे कहाँ पे गिरी? अंकल वो मुझे पता नहीं है। मैंने कहा बेटे जब मोटरसाइकिल पे बंदा गिरता है तो जिस्म पे कोई और चोट लगती है तो वो लगी कहती है नहीं और कोई चोट नहीं। मैं फिर आंखों के पैसे कैसे चोट लग गई? तो फिर वो खामोश हो, वो कभी अपने बाप की तरफ दे रही, कभी भाई की तरफ देख रही थी, ताकि लेकिन कुछ ज़बान मिल जाए। हाँ, कुछ ऐसे समझ आ रही थी कि जैसे कुछ कहना चाहती है लेकिन वो खौफ ज़्यादा कुछ कह नहीं पा रही। तो हमें मज़ीद इसमें और कुछ ज़रा कुछ बात बढ़े, तो फिर मैंने इन दोनों बाप बेटों को बुला लिया, आप थाने में आए, तो ये दोनों आ गए। जब दोनों मेरे पास आए तो मैं दोनों को टोटली आज तक सेपरेट रखा है, इनको अपने आमने सामने नहीं इकट्ठा नहीं किया। फिर उसने ये तस्लीम किया, इकरार किया, इतराफ़ जुर्म किया कि ये मेरे से बेटी और मर्डर हो गई है। मैं उसको मर्डर नहीं करना चाहता था लेकिन तशद्दुद हो गया, बस मैं गुस्से में था, ज़्यादा उसको लग गई। फिर उसको ने AC में सुला दिया, जब वो उसका खून बहा फिर मैंने खुद खून उसका ऐसे ने साफ़ किया है, उसको पट्टी भी की है। लेकिन इसमें गुस्सा कुछ ज़्यादा है, बच्चों के साथ शुरू से ही जाता है। ये पहले भी इनसे मुख्तलिफ औकात में छोटी छोटी बातों में ज़्यादा तशद्दुद करता है जिसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। रहमत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। नाज़रीन हमारी इस केस की तफ्तीशी रहमत साहब से बात हुई और आपने पूरी तफसील जान ली कि किस तरह से पुलिस कामयाबी से इस केस के असल हक़ाइक़ तक पहुँची और ये मालूम हुआ कि बच्ची अगवा नहीं हुई थी बल्कि बच्ची को उसके अपने सगे बाप ने तशद्दुद करके कत्ल किया। अब एक दफ़ा फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए हम गिरफ्तार मुलजिम खालिद से बात करते हैं जिसने अपनी बेटी को कत्ल किया और जो वजूहात हैं उस पर मज़ीद रोशनी डालते हैं। मैं आपको आज आप ये बातें जो है ना वो मेरी बात सुन लें। और अगर पुलिस को मिल जाएगी तो पुलिस की तरफ से फिर FIR दर्ज की जाएगी। मैं आपसे नाज़रीन इस केस के तफ्तीशी रहमत अली साहब से गुफ्तगू के बाद अब गिरफ्तार मुलजिम खालिद से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और कुछ मज़ीद तफसीलात जानते हैं। बेटी के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे, उसको वो जो मिर्चें कूटने वाला डंडा है उससे मारते रहे थे और उसका सर भी फट गया था। बस वो इन चीज़ों को अब आप क्या कह सकता हूँ कि वो इंसान का जब हादसाती तौर पर जब ज़हन मकसद कहने का है कि इन चीज़ों को एक्सेप्ट ही ना कर रहा हो तो वो उस वक्त बंदा इन चीज़ों से इंसान बेकाबू है। लेकिन सर फट गया था बेटी का, उसके बस वो चोटें वगैरह कुछ लगी थी मकसद कहने का, लेकिन उसके मुझे इतना नहीं पता था। लेकिन अल्लाह ताला की जो रज़ा है इसमें मकसद कहने का नहीं, अल्लाह ताला की रज़ा की तो बात आपकी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये है कि अगर इस तरह से कोई किसी को दिल पर गोली मार दे, कोई किसी का गला दबा दे, कोई किसी को इतना मारे कि उस ज़ाहिर सी बात है इंसान है कि आप अगर इतना मारेंगे तो कोई तो टूट तो जिस्म को होनी है। बात वही मैंने आपको समझाई है। असल में मैं थोड़ा सा समझ लें कि मैं सब्र करता हूँ कि इस चीज़ का खुद ही ठीक हो जाएगी, लेकिन वो बहरहाल मेरे नज़रिए से ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, शुरू में ही चीज़ को कंट्रोल कर लेना। मेरा ये वो मकसद कहने का। बदतमीज़ी की बात कर रहे हैं? नहीं, झूठ बोलना कि अगर कोई बात अगर किसी ने रिलेटेड कर दी है किसी ने भी बच्चों के साथ, तो वो अगर शुरू में ही कंट्रोल कर ली जाए तो मेरे ख्याल बड़े होकर फिर उनको आदत ख़त्म हो जानी चाहिए जल्दी से। मैं वो बाप की कैफियत जानना चाह रहा हूँ कि जब अपने सामने अपनी बेटी की लाश देखें, अब आप अगर जब वो मुझे पता है कि मैं कितना रोया था और कितना मुझे दुख हुआ था। मुझे नहीं पता था कि ये ऐसा हो सकता है, लेकिन हर इंसान को अगर बाज़मीर है तो उसको दुख तकलीफ़ तो लाज़मी बात है। दुख होता है, तकलीफ़ भी होती है कि दुख और पछतावा है। दुख वाकई दुख और तकलीफ़ जो है ना वो
कभी भी जो है ना ये चीज़ें आँखों से और दिल से नहीं निकल सकती जो एक। तो अब क्या सलूक होना चाहिए कि जब बहरहाल इसमें मैं सलूक के बारे में आप बात कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि ये वैसे असल जिम्मेदारी है घर का माहौल अच्छा करने में बीवी का। लेकिन जो इसमें फिर एक अमल करने के बाद कोशिश की गई बेटे के साथ आगे जाके न्यू हॉस्पिटल के मुर्दा खाने के पास बेटी को बिठाकर छोड़कर आ जाना। देखिए मेरी बात सुने, बात यह है कि मैं आपको मुख्तसर नहीं, देखें कोई भी जो है ना वो इन चीज़ों को मकसद कहने के बाकी बेहतर नहीं समझता। यही होता है कि इंसान जिसने मरना है खुद भी वो कोशिश तो यही करेगा कि यार मैं अगर कोई मेरा ताल्लुक़ है कहीं पर गैर जगह पर भी हो तो मैं इसकी हर चीज़ को अपने बेहतर तरीके से करूं। तो लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही ना कि इस मामले को कवर अप करने की कोशिश की गई कि इसी थाने में जहाँ पर अभी आप मौजूद हैं, प्लीज़ आखिरी 2-3 सवाल आते हैं कि जिस थाने में भी आप मौजूद हैं इसी थाने में आके आपने FIR दर्ज करवाई अगवा। यार देखिए वो मैंने आपको बता दिया है कि मैंने खुद कोशिश की कि अगर जिस चीज़ को भी है अच्छे तरीके से मेंटेन जो मेरा हक है उसको अदा कर सकूँ। मेरे ख्याल लेकिन मुझे ये आपकी समझ में कि बेटी की लाश पे जाके न्यू हॉस्पिटल के मेरी बात सुने ना, वो देखें मेरी बात सुने, आप इस तरह करें कोई ऐसा वकूआ करके ना तो आप थाने में आए, आप उसकी कुछ उसका कितने फ़राइज़ अदा कर लेंगे आपको खुद पता नहीं। कोई कभी जो है कम अकल से कम अकल शख्स भी अगर होगा तो वो ऐसा नहीं करेगा, और अगर वो करेगा तो यकीनन उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। और अगर वो ऐसा करके उस पर पर्दा डालने की कोशिश करेगा तो उससे तासुर यही जाएगा कि उसने एक जुर्म किया है और वो करने के बाद उसको छुपा रहा है ताकि वो खुद ना फंसे कहीं, अपने आप को फिर भी बचाने की कोशिश कर रहा है। कि अब आप मुझे जो है ना, मैं आपको एक चीज़ मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि अब आप मुझे प्लीज़, अब मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं आपसे इजाज़त ही चाहूँगा। फिर बाकी मेरी तरफ से आपको मुकम्मल इजाज़त है, लेकिन जहाँ पर आपके पास जवाब नहीं है वहाँ नहीं, जवाब मैंने आपको बड़ा बेहतरीन दे दिया। चलें जी, मुझे जवाब किसी किस्म का नहीं आता, मैं नालायक सा बंदा हूँ। आप माशाल्लाह बहुत बड़े समझदार आदमी हैं, आप माशाल्लाह समझदार, जाकर जर्मनी में गुजारे हैं, मुझसे बाहर रहे हैं, कारोबार आपका बड़ा अच्छा चल रहा था और आपने जिंदगी गुजारी है। मतलब ऐसे ही तो आपने जिंदगी के 50 साल नहीं गुजार दिए ना, तो 50 साल मैं इसके लिए बस मेरी कुछ, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि मेरी कुछ इस वक्त ज़रा थोड़ी सी तबीयत भी वीकनेस है, तबीयत ठीक नहीं है। शुगर एहतजाज भी आपने करने की कोशिश की थी, माल बंद करके डेड बॉडी रख के, फिर आपने बीच में खुद ही घुस के कहा कि नहीं मैं बाप हूँ, मैं सब कुछ। ये देखा ना, अब आप दो बातें कर रहे हैं, बस ये लास्ट आपकी मैं लास्ट जवाब दूंगा कि मैं अगर खुद कहता तो मेरे ख्याल में पागल ही था कि खुद ही उठवाता। वो मैंने उठवाया ज़रूर है, मुझे नहीं पता था कि ये हो रहा, इससे ज़्यादा मैं सच उठवाया था वहाँ से। हाँ ओके, ये गलत कर रहे हैं। बेटियों के साथ ये एहतजाज नहीं होना चाहिए। बेटी की लाश रात भर आप छोड़कर न्यू हॉस्पिटल के मुर्दा खाने के बाहर वापस आ गए। आपको मैंने प्लीज़ आपसे मैंने, आप मेरी बात सुने, आपको मैंने बड़े देखे, मैंने मेरी बात सुने, मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से समुंदर को कूजे में, मुझे कभी प्रोग्राम करते देखा नहीं है, सुना नहीं है। अगर देखा होता तो आपको अंदाजा होता है कि मैं बड़े तहम्मुल से आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाकया जो है ना, ये हर उस शख्स के लिए कि जो जिसमें दिल है, जिसको एहसास है, उसको यकीनन उसके लिए वाकया ये नाकाबिले बर्दाश्त। बस अब मैं आपको बता ये सकता हूँ कि अब मेरे पास वो जो है ना क्वेश्चन, वो आपके मेरे पास जवाब नहीं। अब आप जितने मर्जी समझते हैं, आप जो बेहतर समझते हैं वो फैसला कर लें। नहीं, आप अपने मुंह से ही आपने सब कुछ सुन लिया है ना, आपको सब कुछ सुन लिया है ना, तो फिर तो बेस की भी हर चीज़ की ऊपर सज़ा होनी चाहिए जो बेस चल रही है, तो फिर वो उस तरफ आपने भी उठ के खड़े हो जाना मेरे ख्याल। मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने जब उनसे बात की, कई लोग जो हवालात में बंद होते रहे हैं मुख्तलिफ जुर्म करने के बाद, तो जब उनसे पूछा जाता है, मैं उनसे खुद पूछता रहा हूँ कि हाँ जी बताओ क्या चाहते हो, सजा दी जाए या माफ़ कर दिया जाए? तो कहते हैं जी जो मैंने जुर्म किया ना उसके बाद मुझे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, मैं इस काबिल नहीं हूँ। अगर मैं वही बात आप देखें ना, प्लीज़ आपसे मैं वही कह रहा हूँ कि मैं आपको समुंदर को कूजे में लपेटने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर इंसान की इस्लाह करने में अगर कोई इंसान से कोई हादसा हो जाता है तो आप उसे मुजरिम कहेंगे? ये हादसा है, आपको मेरे ख्याल नहीं लग रहा होगा। मैंने आपको आपके बेटे से मेरी बात हुई है ना अबू ज़र से, उसने बताया कि काफ़ी मारा पीटा गया
और सिर्फ इस तरह से बस अब आपसे मैं माजरत चाहूंगा। अब आप जिसे मर्जी क्वेश्चन कर लें, मेरे पास जवाब नहीं है। क्यों नहीं बनाई, उसने कहा जी मैं जाकर बात, आप वो जो बातें तो चूंकि उसने जाकर मर्जी बात करते जाएं वो कान पकड़वा के मैंने आपको खड़ा कर दिया। अब आपको जो मैंने आपको बताया ना कि उसने पहले अब आप वो बातें देखें ना, बात वही है ना कि अब आप वो बात को ना वो लस्सी में घोलने की कोशिश करें। वो एक चीज़ जो आपको समझाई है ना, मेरे ख्याल अगर आप वाकई कहते हैं कि मुझे आप मेरे से ज़्यादा समझ है तो आप मेरे ख्याल समझ गए होंगे। अब आप वो उसको वो बाल की खाल निकालने, वो आप बाल की खाल निकाल रहे हैं और वो देखें वो आपने वो हादसा हो गया तो उस हादसे के बाद जाके मोटरसाइकिल पे बिठा के मैं आपको आप ये बातें जो है ना वो मेरी बात सुन लें। और अगर पुलिस को मिल जाएगी तो पुलिस की तरफ से फिर एफआईआर दर्ज की जाएगी। मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अब आप अपनी मर्जी करें। आपने जो जवाब देने तो मैंने सुन लिया है, मैंने आपसे बड़े तहम्मुल से बात की है ना। तुमसे जब ये सारी गुफ्तगू हुई है ना, उस गुफ्तगू के दौरान मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि तुम बहुत ही चालाक और होशियार आदमी हो और ये सब तुमने एक प्लानिंग के तहत किया और तुम चाह रहे थे कि बस मैंने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया है, लिहाजा मैं बस अब किसी तरह इस केस में से निकल जाऊं और किसी को पता भी ना चले कि एक बाप ने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया। और तुम्हारे साथ होना यही चाहिए कि तुम्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। नाज़रीन, आपने देख लिया कि इस शख्स का रवैया क्या है और इतना सब हो जाने के बावजूद ज़रा नज़र में शर्म नहीं है, नज़रें उठाकर बात कर रहा है। जबकि एक बाप जिसने अपनी औलाद, अपनी बेटी को कत्ल किया हो, वो किस तरह नज़रें मिला सकता है किसी के साथ? आंख से एक आंसू नहीं टपका, आंख नम नहीं हुई। तो मैं ये कैसे मान जाऊं कि इस शख्स ने अपनी बेटी को कत्ल किया है और कत्ल करने के बाद अब इसको एहसास हुआ है, इसका ज़मीर मलामत कर रहा है, इसे दुख है, इसे पछतावा है और तकलीफ़ लफ्ज़ जो यूज़ किया था अभी दौरान गुफ्तगू, इसको तकलीफ़ भी नहीं है। ये पुरसुकून है और ये समझ रहा था और समझ रहा है। पहले इसलिए समझ रहा था कि जी मैं बस ये अगवा का मैंने पर्चा दर्ज करवा दिया, पुलिस को यही लगेगा कि बच्ची अगवा हुई और अगवाकारों ने बच्ची को मारकर मुर्दा खाने के बाहर छोड़ गए और मुझ पर किसी को शक ही नहीं होगा। और अब इस वजह से ये पुरसुकून है कि इसको मालूम है कि जी मेरे बच्चे अभी भी मुझसे खौफजदा हैं, मैं अपनी दूसरी बेटी जो जिंदा है उसको और 2 बेटे इनको डराता धमकाता रहा हूँ तो मुझसे बहुत डरते हैं। मेरी बीवी पे भी मैं तशद्दुद करता रहा हूँ तो वो भी मुझसे डरती है, लिहाजा मैं इनको डराए धमकाते रहूँगा। और इनको पता है कि घर का खर्च तो चल नहीं सकता मेरे बगैर, घर का निज़ाम तो मैं नहीं चलाना है, तो आखिरकार जाकर सुलह होगी और मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। इस तरह के शख्स को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, कानून के मुताबिक सज़ा होनी चाहिए। और इसलिए भी होनी चाहिए कि जब कभी कोई इस तरह का करने का सोचेगा तो अव्वल तो कोई सोचेगा नहीं, और अगर उस हद तक कोई जाएगा भी तो उससे पहले सज़ा के बारे में सोचकर कांप उठेगा कि अगर मैं ये इंतहाई कदम उठाने जा रहा हूं तो मेरे साथ भी कुछ अच्छा नहीं होना है, मेरे साथ भी वही होगा जो मैंने किया, यानी कि बुरे काम का बुरा नतीजा। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मुझे भी मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अन्ना के बाद।